गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग अपने जनरल सब्जेक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। या साइंस प्लस ज्योग्राफी दोनों का एक कंबाइंड सेशन होगा और बहुत क्वेश्चंस आपके इससे कवर होंगे। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कि व्हाई अर्थ इज जियोइड। व्हाई अर्थ इज जियोइड मतलब धरती गोलाव क्यों है। जो धरती का शेप है वो गोलाव है। तो व्हाई अर्थ इज जियोइड, कॉज एंड इंपैक्ट। इसके कारण और प्रभाव। थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड समझ लें, फिर हम लोग आगे चलेंगे। काजता जो हमारा अर्थ है, सामान्यतः हम मानते हैं कि गोल है। गोल वो इसलिए होता है कि सरफेस टेंशन एक टर्म होता है, पृष्ठ तनाव। उस सरफेस टेंशन के कारण दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, यूनिवर्स की जितनी भी चीजें हैं, जब तक वो फ्री हैं तब तक वो गोल ही होंगी, जब तक कि हम उसे रिफॉर्म कर न दें। तो कहा जाता है कि हमारा यूनिवर्स भी गोल है। यूनिवर्स के अंदर जो हमारी गैलेक्सीज हैं वो भी गोल हैं। उसके अंदर जो सन, मून, स्टार हैं, सब गोल ही गोल है। क्यों गोल है? उसका कारण एक सरफेस टेंशन है। अब बेसिक सा बात करते हैं, हमारी धरती की बात करें, धरती भी गोल है। तो क्वेश्चन उठता है कि धरती जो गोल है वो कैसी है और क्यों है। और लेकिन धरती का जो गोलापन है वो गोला परफेक्ट गोला है या नहीं है। तो बात यह है कि धरती एक परफेक्ट गोला नहीं है। परफेक्ट गोला का मतलब परफेक्ट स्फेयर नहीं है। धरती है कैसी? थोड़ी सी अपने पोल पे चपटी है और अपना जो इक्वेटर वाला हिस्सा है उस पर थोड़ी सी ब्रॉड है। मतलब धरती का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है। मतलब आदर्श रूप में गोला ऐसा होना चाहिए, कुछ इस तरह। यही हमारे, इसको हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के फॉर्मेट में हमने डिस्कशन किया था। इसको ये लैटिट्यूड और ये वाला जो खरी लाइन है वो लॉन्गिट्यूड। कहा था ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कौन सा है? साउथ पोल है। और ये हमारा पार्ट कौन है? नॉर्थ पोल, अंटार्कटिका, ये आर्कटिक और ये अंटार्कटिका। क्वेश्चन है कि धरती ऐसी परफेक्ट स्फीयर नहीं है, तो फिर है कैसी, जिसको हम जियोइड कहते हैं। कहा था धरती कुछ इस हद तक यहां से कुछ इस तरह फ्लैट है और यहां का भी जो हिस्सा है यहां भी थोड़ा सा कुछ इस तरह फ्लैट है। और यहां वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा ओवल्ड है, उठा हुआ है। यहां भी थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआ है, जैसा होना चाहिए उससे थोड़ा सा बियॉन्ड है। तो आखिर ये जो क्वेश्चन आया, आखिर ये क्यों होता है? मतलब ये वाला जो पार्ट है यहाँ थोड़ा सा ऐसे, ये थोड़ा सा ये ओवल्ड है और ये वाला पार्ट थोड़ा सा कैसे है? एकदम ये प्लेन, कुछ इस तरह। इसी को जियोइड कहते हैं। इसलिए धरती पूरी परफेक्ट स्फीयर नहीं है। धरती अर्थ इज जियोइड। अब क्यों है जियोइड, क्या इसका कारण है, इसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कशन, हमने क्या कहा कि सरफेस टेंशन के कारण पूरी यूनिवर्स, कहता है सरफेस टेंशन के कारण के चलते पूरी दुनिया की सारी चीजें ही गोल हैं। ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड इज स्फेरिकल। वाटर ड्रॉप गोल है, धरती, सूरज, चांद, तारे गोल हैं, सब गोल होते हैं। लेकिन इस गोल के बावजूद भी धरती थोड़ी सी ऐसी फ्लैट क्यों हो गई? इसका कारण है धरती का रोटेशन। इसका कारण है धरती का रोटेशन। रोटेशन की जब हम बात करते हैं तो यहां दो तीन टर्म समझिए। जो रोटेशन होता है अर्थ की, वो कैसी होती है? वो थोड़ा सा इस साइड, मतलब इस साइड से इस साइड आती है। मतलब ये जो डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर धरती घूम रही है। ठीक है। अब ये जब घूमेंगी तो एक पर्टिकुलर इसका एक्सिस होगा इस तरह। 3 डायमेंशनल रूप में इसकी कल्पना करिए। एक ऐसा गोला है जिसके चारों ओर लट्टू की तरह घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अब देखो, जब ये धरती कोई भी चीजें ऐसी घूम रही हैं तो यहाँ दो तरह के फोर्स काम करते हैं। दो तरह के फोर्स करने का मतलब ये होगा कि किसी भी दुनिया की कोई भी चीज जो स्फेरिकल राउंड राउंड घूम रही है, उस राउंड घूमने में दो टाइप के फोर्स काम करते हैं। कौन सा? पहला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय बल। और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल, इसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अब ये है क्या सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल? थोड़ा सा एक अलग स्ट्रक्चर से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इमेजिन कर लो एक छोटा सा ये गोला है। मान लो एक रिंग है आपके पास, आपने हाथ में एक रस्सी बांधी है, उसमें एक पत्थर लटकाया है, उसको ऐसे रोटेट कर रहे हो। इस रोटेशन के क्रम में जब ये मान लो ये रस्सी यहाँ स्ट्रिंग लगी हुई है और इस स्ट्रिंग से ये लगातार ऐसे मूव कर रहा है, तो कोई भी वस्तु जब अपने स्फेरिकल राउंड में मूव करते हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के दौरान
दो फोर्स काम करते हैं। एक तो ये होता है जो टुवर्ड सेंटर खींच रहा होता है, जैसे लगता है कि अंदर की ओर खींच रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब ये गोला यहाँ होगा और आपकी उंगली यहाँ, तो ये नीचे गिर जाएगा यदि आपकी स्पीड कम होगी। तो हर चीज चाहता है कि जैसे आप राउंड कर रहे हो तो ये पत्थर कभी यहाँ के भी टिकता है तो पत्थर नीचे आने की कोशिश करता है, इसलिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ती है। जब आप स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा, वो स्पीड ही है। और दूसरा क्या है, स्पीड के कारण एक फोर्स लगता है जो बाहर की ओर लगता है, ऐसे। जैसे मान लो ये रस्सी ब्रेक हो जाए, जैसे ही रस्सी ब्रेक हो जाए तो ये पत्थर इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा। इसको कहते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन, कि मतलब अपनी स्पर्श रेखा को छूती हुई जो पत्थर है काफी दूर चली जाएंगी। तो ये जो हमने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अट्रैक्ट कर रही है, जो बांधने का काम करती है पत्थर को रस्सी के साथ या अपने टुवर्ड्स सेंटर। और दूसरी जो बातें कही हमने टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो अपनी स्पर्श रेखा की ओर बाहर जा रही हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। और ये क्या करता है कि किसी भी चीज को अपने सतह या अपने स्फीयर से बाहर की ओर फेंकता है। अब प्रश्न उठता है कि जब आप दोनों ये फोर्स बराबर होते हैं तो ये रस्सी पूरी तरह इसमें घूम रही होंगी। जैसे ही सेंट्रीपिटल ये वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाए तो ये रस्सी टूट के बाहर आ जाएंगी, पत्थर दूर चला जाएगा। जैसे ये धीरे हो जाए इसका मतलब ये गिर जाएगा, पूरी तरह घूम ही नहीं सकता। ये दो फोर्स है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल हमने क्या कहा, टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम कह लें ये हो जाएगा हमारा टुवर्ड्स सेंटर, ये टुवर्ड्स सेंटर, केंद्र की ओर जो फोर्स लग रहा है, जैसे इनसाइड इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल, और ये जो बाहर की ओर फोर्स लग रहे हैं आउटसाइड द सेंटर, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, आउटसाइड द सेंटर। अब इमेजिन करिए जो हमारी ये धरती है, वो धरती खुद भी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे घूम रही है, इक्वेटर के अराउंड, बीच में ये एक्सेसुअल पॉइंट है। अब जब ये घूम रही है वेस्ट टू वेस्ट, तो इसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों ही फोर्स लगेंगे। जब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों ही फोर्स इसमें वर्क कर रहे होंगे, दैट मीन कि अब प्रश्न ये उठता है कि सेंट्रीफ्यूगल की लेवल कहां होती है, कहां अधिक कहां ज्यादा। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर खींच रहा है, तो मान लो धरती भी हमारी एक जो स्फीयर है ये, तो अंदर की ओर सारी कुछ खींच रही होंगी, मतलब खास करके इस डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स सेंट्रीपिटल है। और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण किसी वस्तु में वेट होता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि धरती जो है गोली, तो ये पूरा एक छोटा दूसरे पिक्चर के साथ हम ऐसे समझें कि जो अर्थ है हमारा ये, तो यहां भी आप खड़े होंगे तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट है इसी सेंटर की ओर आएगा, यहां भी खड़े होंगे तो यहीं जाएगा, यहां भी जाएंगे तो यहीं जाएगा, यहां भी, हर जगह सेंटर की ओर खींचता है। इसीलिए चारों साइड के जो भी लोग होंगे अट्रैक्ट होंगे। एक प्रश्न उठता है कि जब दुनिया ऐसी हवा में घूम रही है, तो इंडिया यहाँ है, अमेरिका यहाँ है, तो ये तो लोग नीचे गिर जाने चाहिए थे, लेकिन ये नीचे नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि सेंट्रीपिटल वाला जो फोर्स है इसको अट्रैक्ट करता है हर साइड सेंटर की ओर, तो इसी से भार होता है। ये तो मुद्दा समाप्त। प्रश्न उठता है सेंट्रीफ्यूगल का, सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की ओर जा रहा होता है। एक और एग्जांपल समझिए, फिर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को बात समझ में आ जाएगा। जैसे कहा जाता है, मान लो एक फैन होता है या आप एक राउंड टेबल पे झूलते हो, उस पर्टिकुलर झूलने के दौरान आपने देखा होगा, या मान लो एक फैन है ये, जब ये रोटेट कर रहा होगा तो इसकी स्पीड हर जगह सेम नहीं होगी। किनारे पे इसका स्पीड ज्यादा होगा, यहां जब आएंगे तो स्पीड कम होगी सेंटर पे। यहां स्पीड क्या हो जाएगा, मिनिमम, यहां स्पीड इसकी मिनिमम होगी, और यहां वाला जो पॉइंट है, यहां वाला जो पॉइंट है, इसको कहते हैं मैक्सिमम स्पीड होगी यहां। यही रीजन है कि जब आप गाड़ी टॉर्क करते हैं, जब आप गाड़ी को मोड़ते हैं रोड पे, आप देखा होगा ना जहां शार्प टर्निंग होती है, शार्प टर्निंग के दौरान आपकी गाड़ी बाहर अंदर की ओर झुक जाती है और गाड़ी स्लाइड होती है। कारण क्या होता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जैसे मान लो ऐसा ट्रैक होता है ये, तो इस ट्रैक पे जैसे गाड़ी यहां लाएंगे तो ये सेंटर इसका ये हुआ, तो इस ओर आपकी गाड़ी झुक जाएंगे और टायर इसके स्किड करेंगे, आप गिरेंगे। इसी से बचने के लिए कहा जाता है, ऐसे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करने के लिए हाईवे पे जहां मोड़ होती है वहां सड़क को उठा दिया जाता है। आपने देखा होगा ना, समथिंग हाइटनिंग कर दिया जाता है उसको। तो ये जो पर्टिकुलर हाइटनिंग है वो इसी कारण से किया जाता है ताकि गाड़ी स्किड ना हो जाए। ठीक है, प्रश्न ये उठा, इसका मतलब क्या होगा कि जितनी लंबी दूरी होगी, सेंटर से जितना दूर होगा, इसका मतलब है कि स्पीड वहां उतनी अधिक होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना अधिक होगा। सेंटर से जितना नजदीक होंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेंटर से दूर होने के कारण स्पीड अधिक, स्पीड अधिक का मतलब होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम ज्यादा, यदि स्पीड कम तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम। जैसे हमने कहा कि ये फैन है, ये घूम रहा है, तो इस किनारे पे स्पीड सबसे ज्यादा, क्योंकि मान लो 5 सेकंड में यहां से यहां घूम रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को घूमने में एक बार यहां से शुरू होकर यहां तक लौटने में 5 सेकंड लगा, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी यहां से यहां तक घूमने में 5 सेकंड ही लगा।
तब ये जो सेकंड है ये इतनी ही दूर घूम रहा है और ये जो पर्टिकुलर है ये इतनी दूर घूम रहा है। नतीजा क्या होगा कि चूंकि टाइम सेम है और इसकी डिस्टेंस अधिक है, इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड अधिक, और स्पीड अधिक के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अधिक हो जाएंगे। मतलब बेसिक से टर्म आप इसको समझिए कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैं वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस मुद्दे को आप अर्थ के केस में हम लोग आगे करेंगे कि स्पीड के प्रोपोर्शनल जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। ठीक, ये दो बेसिक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहां लौटते हैं धरती के स्फीयर के बारे में बात करते हैं। देखो ये जो हमारा अर्थ है, मतलब सामान्यतः माने नॉर्मल कंडीशन में कैसा है, एक गोला है इस तरह, इस गोले में एक एक्सिस है, जिस एक्सिस के चारों ओर ये कुछ इस तरह घूम रही है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, इसका एक्सिस वाला पॉइंट आप अंदाजा लगाइए, लट्टू का ये वाला जो पॉइंट होगा, ये इक्वेटर, हमने इससे पहले भी कहा था ये कौन सा है, इक्वेटोरियल, मतलब सबसे लंबा लैटिट्यूड यही है। इस इक्वेटर पे सबसे अधिक लंबी होंगी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड सबसे अधिक होगा, क्योंकि पूरा तो एक ही समय में घूम रहा होगा। और ये जो पोल वाला पॉइंट है ये इतना ही दूर पे घूम रहा होगा, इतना ही दूर। नतीजा क्या होगा कि यहाँ स्पीड सबसे कम हो जाएंगे, तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम, यहां क्या हो जाएंगे, स्पीड मिनिमम, और यहां भी क्या हो जाएगा, स्पीड मिनिमम। मतलब इस इक्वेटर से दोनों ही पोल की ओर जब आप जाओगे, आर्कटिक और अंटार्कटिका की ओर, स्पीड कम होती चली जाएंगी। और जब स्पीड कम होती चली जाएंगी तो यहां फिर से एक प्रश्न उठ जाएगा कि स्पीड के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ेगा या घटेगा उसी प्रोपोर्शंस में। तो यहां आने के बाद जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, चूंकि स्पीड मिनिमम, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नियरली जीरो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नियरली जीरो। यहां भी हो जाएगा कितना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नियरली जीरो। जो अपकेंद्रीय बल है वो लगभग क्या हो गए, जीरो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, चूंकि स्पीड मैक्सिमम, दैट्स व्हाई जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैं, अपकेंद्रीय बल हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल क्या होगा यहां, मैक्सिमम। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करता क्या है, बाहर की ओर धक्का दे रहा है। जैसे आप इमेजिन, आप मिल्क से बटर निकालते हैं तो आप क्या करते हो, राउंड राउंड रोटेट करते हो, तो जो हल्की चीजें होती हैं वो दूर चली जाती है और मक्खन किनारे में जमा हो जाता है। घी बनाने की प्रोसेस है ये। तो सिमिलरली हमने कहा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड अधिक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ सेंट्रीफ्यूगल मिनिमम जीरो, नियरली जीरो, यहां भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नियरली जीरो। अब यहां इस बात को ऐसे समझिए, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो, सेंट्रीपिटल क्या है, जो अंदर की ओर खींचने वाला फोर्स है, वो तो हर जगह सेम ही होगा, सेंट्रीपिटल हर जगह सेम ही होगा, सेंट्रीपिटल ऑलवेयर इज सेंट्रीपिटल इक्वल ऑलवेयर। सेंट्रीपिटल क्या है, हर जगह इक्वल है। तो मान लो किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी वस्तु को आप यहां रखते हो, तो किसी ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा इस ए को, तो यहां तो केवल सेंट्रीपिटल खींच रहा है इसको अपनी सेंटर की ओर, तो यहां तो इसके भार बढ़ेंगे। लेकिन जो ऑब्जेक्ट आप यहां रख रहे हो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को सेंट्रीपिटल तो खींच रहा होगा, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की ओर भी कर रहा होगा। मतलब सेंट्रीपिटल खींच रहा है अंदर की ओर और सेंट्रीफ्यूगल क्या कर रहा है, बाहर की ओर खींचेगा, आउटसाइड, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स इनसाइड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और सेंट्रीफ्यूगल क्या करेगा, बाहर की ओर खींच रहा होगा। अब जब सेंट्रीपिटल अंदर और सेंट्रीफ्यूगल बाहर खींचेगा तो इसका मतलब है जो ओरिजिनल वेट होना चाहिए वो थोड़ा कम हो जाएगा। सेम लाइक बॉयनेंसी, उत्प्लावन बल की बात करते हैं, पानी में किसी पत्थर को रखते हो तो पानी की जो बॉयनेंट फोर्स है वो उसको ऊपर की ओर धक्का देती है। नतीजा ये हुआ कि आप जब उठाते हो तो इजीली किसी पत्थर को पानी में आप उठा सकते हो। तो पानी का जो एपेरेंट वेट होगा, एक्चुअल वेट तो जैसा भी है ही, लेकिन एपेरेंट वेट किसी वस्तु का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए जब कुएं में आप बाल्टी लेके निकालते हो तो क्या होता है, या तालाब में या नदी में आप किसी चीज को उठाते हो तो इजीली उठ जाता। सिमिलरली वो एपेरेंट फोर्स या बॉयनेंट फोर्स की तरह यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करेगा। तो जो चीजें यहाँ भारी थी अंदर की ओर खींचा जा रहा तो उसको धक्का देके बाहर कर रहा है, तो मतलब हल्की हो जाएंगी। मतलब ये होगा कि किसी ऑब्जेक्ट के वेट की यदि हम बात कर लें
तो किसी वस्तु का जो वेट होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ वेट मैक्सिमम होगा, क्योंकि केवल क्या है, केवल इनवर्ड फोर्स है। इस पॉइंट पे भी वेट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, जो कि क्या है, ओनली टू इनवर्ड्स खींचेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चूंकि क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड भी पुशअप करेगा, इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेट क्या होगा, किसी चीज का वेट मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, वेट न्यूनतम। अब इसी को प्रोसेस को यदि हम फॉलो अप करवाएं कंप्लीटली, तो इस प्रोसेस को कैसे फॉलो अप करवाओगे, जैसे ऊपर से नीचे की ओर हम आएंगे, तो ऊपर से नीचे दैट मीन ऐसे समझो इक्वेटर से पोल की ओर जैसे हम जाएंगे, इक्वेटर से पोल की ओर आप जैसे जाएंगे तो क्या होगा, वेट इंक्रीजिंग, वेट इंक्रीजेज। यहां भी आएंगे तो क्या हो जाएगा, वेट इंक्रीजेज। इसीलिए कहा जाता है किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम पोल पे वेट करें तो वो थोड़ा ज्यादा होगा, इक्वेटर पे थोड़ा सा कम होगा। ये इतना ज्यादा नहीं होगा कि हम इजीली उसे डिटेक्ट कर सकें, लेकिन जब हम साइंटिफिक अध्ययन करेंगे, थोड़ी सी हम लोग साइंटिफिक लर्निंग करेंगे, तो पता चला कि जरा से स्लाइट वेट का भी बहुत महत्व होता है, और दैट्स वाई स्लाइट वेट भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम वेट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम वेट, और ये जो इक्वेटर वाला हिस्सा है इस पे क्या होगा, मिनिमम वेट। दैट मीन इससे एक और भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि यदि पूछा जाए, जियो मैप की बात करते हो तो अमेरिका कनाडा कहाँ है, यहाँ है, यूएसए कहाँ है, यहाँ है। एक फ्रेश मैप हम बना लें, जैसे एक नॉर्मल इसकी बात कर लें, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ हमारा कौन है, कनाडा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यूएसए, इंडिया हमारा कहाँ है, यहाँ है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। तो कनाडा में किसी वस्तु के वेट ज्यादा होगा, किसी ऑब्जेक्ट का वेट कनाडा में ज्यादा होगा या इंडिया में ज्यादा होगा, कहाँ होगा, ऑब्वियसली जो ऊपर जितना होगा उसके वेट अधिक होंगे, तो कनाडा में किसी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम होगा। किसी ऑब्जेक्ट का वेट ग्रीनलैंड यहाँ है तो ग्रीनलैंड में ज्यादा होगा, या कनाडा में होगा तो ग्रीनलैंड में होगा ज्यादा। यदि हम यूएसए और इंडिया की कंपैरिजन करें तो किसमें ज्यादा वेट होगा, यूएसए में ज्यादा होगा, इंडिया में कम होगा। अब इंडिया की ही बात करें पूरे मैप में, तो नॉर्थ में कश्मीर है हमारा, नीचे में तमिलनाडु है, तो कश्मीर में किसी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा या तमिलनाडु में ज्यादा होगा, तो कहा जाता है कि कश्मीर और तमिलनाडु में वेट का अंतर होगा, कश्मीर में ज्यादा होगा, तमिलनाडु में कम होगा। यही रीजन है कि जो हम सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, तो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो हम बनाते हैं वो साउथ इंडिया में ही हमने बनाया। क्यों, क्योंकि ऊपर से सैटेलाइट को जब लॉन्च करना होगा तो ऊपरी वाले हिस्से में वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस बन जाएंगे, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होंगे। लेकिन जो ग्रेविटेशनल पूलिंग साउथ इंडिया में होगा, क्योंकि साउथ इंडिया क्या है, इक्वेटर के पास है, कुछ इस तरह नजदीक है इक्वेटर का, दैट मीन इस पर्टिकुलर हिस्से में बनाना इजीली होगा। इसीलिए सारे के सारे सैटेलाइट लॉन्च सेंटर हमने इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बनाया है, साउथ इंडिया में ही बनाया है। हाँ, यदि हम कंपेरिजन करें, अमेरिका को लॉन्च करना सैटेलाइट इजी पड़ेगा या इंडिया को, तो सैटेलाइट लॉन्चिंग इंडिया में ज्यादा आसान होगा बचा यूएसए का, क्योंकि वो पोल पे है। इसीलिए आज टेक्निक हमारे पास थोड़ी सी कम थी, वो अलग बात है, दैट्स वाई अमेरिका में पहले डेवलप हुआ। लेकिन आज आपको पता होगा जो हमारे पीएसएलवी का सिस्टम है, जीएसएलवी का सिस्टम है, तो अमेरिकी सैटेलाइट को भी इंडियन गवर्नमेंट ही लॉन्च कर रही है। क्यों, इसलिए कि अमेरिका के जो सैटेलाइट है अपने यहाँ से वो लॉन्च करेगा तो उसमें ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी, ज्यादा खर्च होगा। इंडिया से लॉन्च करने में आसान होंगे, इसलिए इंडिया से ही वो लॉन्च करवाते हैं। और इंडिया पूरा दुनिया का सबसे ज्यादा स्पेस शटल लॉन्च करने वाला देश बन गया, अपना भी और किराए पे भी, या कॉमर्शियल लॉन्चिंग भी इंडिया इसीलिए ज्यादा करता है। ये कवर, इसी का एक दो बेनिफिट और आपको मिलेंगे। क्या, हमने कहा कि वेट कम होंगे, अब इंडिया में ही हमने किया, आप मैप देखोगे थोड़ा सा याद हो जाएगा कि इंडिया में कहां, हरियाणा में ज्यादा होगा या दिल्ली में ज्यादा होगा, दिल्ली में ज्यादा होंगे, यूपी में ज्यादा होंगे, एमपी में ज्यादा होंगे, किस में होंगे, या साउथ इंडिया में ही चलेंगे तो आंध्रा में ज्यादा होगा या तमिलनाडु में ज्यादा होगा, तो तमिलनाडु में वेट कम होंगे, आंध्रा में थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि वो ऊपर है। क्लियर हुआ ये मुद्दा। इसी का एक नेक्स्ट स्टेज की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और नेक्स्ट स्टेज इज दैट कि अब जो ये एयर मास है, एयर मास क्या है, चारों साइड इसका एयर मास है, एयर का ब्लैंकेट है जिसको आप एटमॉस्फेयर कहते हो, वो एटमॉस्फेयर भी इसी के साथ ज्यादा या कम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहली बात हमने ये कहा कि यहां एयर को भी ये खींच रहा होगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट इक्वेटर पे जब हम एयर को खींचेंगे तो एयर की ट्रैपिंग कैपेसिटी इक्वेटर पे कम होगी। ट्रैपिंग कैपेसिटी का मतलब हवा को खींचना, तो मतलब ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, जो ये अर्थ है हमारे, तो अब ये वाला जो इक्वेटोरियल जोन है, यहां जो एयर होंगे वो बहुत दूर तक होंगे, यहां तक एयर होंगे। लेकिन पोल पे जो होगा वो पोल पे थोड़ा सा नजदीक होगा। क्यों नजदीक होगा, क्योंकि एयर का जो मॉलिक्यूल्स ऐसे था तो इसमें पोल ने अपने एयर को ट्रैप कर लिया, खींच लिया नीचे, जो कि ग्रेविटेशनल पूलिंग अधिक है। और ये वाला जो है इसकी पूलिंग थोड़ी सी कम रही, तो यहाँ क्या होगा, एटमॉस्फेयर थोड़ी ज्यादा लंबी दूर, इधर भी थोड़ी अधिक दूर।
दैट्स वाई जो एटमॉस्फेयर की हाइट होंगी वो कहां होंगी, इक्वेटर पे मैक्सिमम हाइट होंगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक हाइट क्या होगा, मैक्सिमम कितना होगा, 18 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर आप पढ़ते हैं ना, ट्रोपोस्फेयर जो नीचे का सबसे हमारा जिसमें हम लोग रहते हैं, तो कहा था ट्रोपोस्फेयर की मैक्सिमम हाइट 18 किलोमीटर तक कहां, इक्वेटर पे, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएंगे तो कहा था 8 किलोमीटर। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा ना कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है, 8 to 18 किलोमीटर। तो व्हाई दिस इज 8 to 18 किलोमीटर, बिकॉज एट द पोल दिस इज ओनली 8 किलोमीटर। व्हाई, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुलिंग। अब व्हाई ग्रेविटेशनल पुलिंग, ड्यू टू हैविंग द हायर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड लेसर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर। अब देखो दो चीजें और भी होंगी। एक लाइन हमने और भी कहा होगा, आपको याद होगा पहले दिन, पहली बात हमने क्या कहा कि ये इक्वेटर पे जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है वो कितनी है, 8 to 18 किलोमीटर। 8 to 18 किलोमीटर। 8 किलोमीटर कहां, एट पोल, और ये कहां है, एट इक्वेटर। इंडिया कहां हमारा, कुछ यहां है। इसका मतलब इंडिया में एवरेज एटमॉस्फेरिक हाइट कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर के आसपास। इन इंडिया ये कितना होगा, 16 किलोमीटर के आसपास एटमॉस्फेरिक हाइट होंगी। जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट इन इंडिया होगी कितना, लगभग 18 किलोमीटर, 16 किलोमीटर के अप्रॉक्स। एक चीज आप और याद करिए, हमने कहा था कि यहां टॉपिक ऑफ कैंकर और यहां टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, 23.5 डिग्री एंड 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये कौन सा है, 23.5 डिग्री साउथ। हमने कहा जो सनलाइट है वो केवल और केवल इसी जोन में होता है। जब सनलाइट केवल और केवल इसी जोन में होंगे, इसका मतलब है कि इधर सनलाइट की मात्राएं बहुत कम होंगी। जो नॉर्मल एयर वेपर है, एयर में जो वाटर का वेपर एब्जॉर्ब किया हुआ है, जिसको वाटर मॉलिक्यूल से ह्यूमिडिटीज कहते हैं, कहा जाता है जब एयर ब्रॉड है, एयर बिखरी हुई है, डेंसिटी कम है एयर की, तो उसमें जो वेपर को कैरी करने की कैपेसिटी होगी, जैसे फूला हुआ होगा हवा तो उसमें ज्यादा पानी होंगे, लेकिन जैसे हम एयर को कंप्रेस करते हैं तो उसका जो वाटर होगा वो निकलेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ तो एयर कंप्रेस्ड है, तो एयर के अंदर जितने भी, जैसे आप स्पंज को दबाते हो निचोड़ते हो तो उसमें से वाटर निकलता है, तो ये जो एयर है यहाँ हमने इसे कंप्रेस कर दिया। तो इस कंप्रेशन से हुआ क्या, उसके अंदर जो पानी थी वो निकली बाहर, वाटर मॉलिक्यूल जो वो बाहर निकला, और चूंकि यहाँ सनलाइट तो जा ही नहीं रहा, तो जब सनलाइट जा ही नहीं रहा इस पर्टिकुलर हिस्से में, तो ठंड से क्या हो जाएंगी, ये बर्फ जम जाएंगे। इसीलिए दोनों ही पोल पे आइस सीट है, इसीलिए यहाँ आइस सीट है, बर्फ जमा हुआ है। आर्कटिक पे है, अंटार्कटिका पे भी। क्यों, एक तो चूंकि एयर ट्रैप्ड है, एयर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पंज की तरह बाहर आ गया, और जब स्पंज की तरह वो बाहर आ गया तो फिर क्या हुआ, ड्यू टू कूलिंग इंपैक्ट भी है, सन की रोशनी भी नहीं है, तो सन की लाइट जब नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, वो चिपक जाएगा, और जब वो चिपक जाएगा तो बेनिफिट क्या होगा, वो आइस के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसीलिए आर्कटिक और अंटार्कटिका दोनों हिस्से पे आइस सीट है। ये भी क्लियर हो गया कि क्यों बर्फ जमा हुआ है वहां। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि ये आइस सीट यहां जमा हुआ है, ये पोल पे, और सनलाइट चूंकि यहां नहीं होती, इसलिए हमने कहा था कि यहां 6 मंथ की डे, जो डे लेंथ होंगी 6 मंथ की, डे एंड नाइट होंगी लगातार कंटिन्यूअस। यहां होगा, यहां भी क्या हो जाएगा, 6 मंथ की डे एंड नाइट, मतलब दिन हुआ तो 6 मंथ, रात हुई तो 6 महीने, 6 मंथ कंप्लीटली। ये था हमारा कारण परफेक्ट स्फेयर का, कि क्या कारण है कि अर्थ क्यों स्फेयर है, स्फेयर नहीं है, जियोइड क्यों है। मतलब अब यहां एक मुद्दा है, ये तो हमने बेसिक से कहा कि ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब दूसरे मुद्दे पे लौटते हैं, फिर से हमने कहा कि अर्थ जियोइड क्यों है। देखो अर्थ जियोइड, इस क्वेश्चन को हमने डिस्कशन नहीं किया ना, इसलिए हम नॉर्मली एटमॉस्फेयर में ही आ गए। अब यहां देखो, एटमॉस्फेयर को तो कर ही लिया, पोल को तो कर ही लिया, अब चूंकि इससे भी इसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने का मतलब ये हुआ कि बाद में जब और भी जो ग्रेविटेशनल पूलिंग है वो तो अधिक है ही, इसी ग्रेविटेशनल पूलिंग के कारण अर्थ ने अपने जो इसका लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर दैट मीन जो अर्थ का अपना क्रस्ट है, पर होंगे ना, अर्थ का ऊपर में 3 पार्ट्स होता है, क्रस्ट, मेंटल एंड, इसके अंदर कौन सा है, कोर। तो ये जो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी इसने यहां खींच लिया, तो ये भी क्या हो गया, थोड़ा सा इनर की ओर आ गया, ये भी क्या चला गया, थोड़ा सा इनर की ओर। अब जब ये अंदर आ जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहां थोड़ा सा ये इनसाइड हो गया, ये भी थोड़ा सा इनसाइड,
तो ये कुछ इस तरह के हो जाएंगे, कुछ इस तरह से फ्लैट हो जाएंगे। तो यहाँ कुछ फ्लैटन हो गया, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये थोड़ा सा, चूंकि ये अपने हिस्से को फेंक रहा होगा, जैसे आप एक रस्सी को बांधते हैं, रोटेट करवाते हैं तो पत्थर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दूर चला जाता है, वैसे ही ये हिस्सा ऐसे यहाँ दूर चला आएगा। तो अब जो हमारा अर्थ का स्फीयर बनेगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, थोड़ा सा ओवल्ड हो जाएगा। अब इसीलिए अर्थ का जो फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हम फाइनली अर्थ का पिक्चर कैसे बना सकते हैं, कुछ इस तरह बन गया ये। इसी को हमने कहा जियोइड, गोलार्ध। ये बातें समझ में आ गई। अब टोटल में बात करें अर्थ का रेडियस कितना है, तो कहा जाए टोटल जो अर्थ का रेडियस है वो कुछ इसी आधार पे होता है। टोटल हमने आइडियल वे में जब मानेंगे, तो आइडियल स्फीयर जब हमने धरती को माना था, तो आइडियल स्फीयर में दिस वाज लगभग 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। अर्थ की जो, यदि मान लो एक परफेक्ट स्फीयर अर्थ होता, तो यहां जो सेंटर तक की इसकी रेडियस थी, डेप्थ थी, वो 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर। इसका मतलब है कि जब अर्थ ओरिजिनल था ऐसे, इसका मतलब अभी क्या होगा, जो रेडियस होंगे हर जगह इक्वल तो होगा नहीं। तो ये जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम बात करें, यहां तक की जो हाइट होंगी वो होना कितना चाहिए, 6400, लेकिन आइडियली ये थोड़ा सा फ्लैट है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, 30-20 मिनट, 20-30 किलोमीटर लेसर। तो ये 6300 प्लस समथिंग हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है वो आइडियली कितना होना चाहिए था, 6400, लेकिन ये होगा कितना, 6400 प्लस समथिंग। और इसको 6300 नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग 6400, क्योंकि 6300 इज किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तो हमने बात किया 6400 माइनस समथिंग, और दिस पार्ट इज 6400 प्लस समथिंग। तो कितना हो जाएगा, लगभग जो इसकी रेडियस है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 6430 के आसपास, 6430 के आसपास, और दिस इज 6360 से क्या अप्रोक्सीमेटली ये अर्थ का रेडियस होता है। आइडियल रेडियस कितना है, 6400। एट पोल कितना हो जाएगा, 20-30 मीटर लेस, एंड इक्वेटर क्या हो जाएगा, 20-30 मीटर हाइयर। दिस इज द पार्ट, क्लियर। अब इसी जॉइड का एक फॉर्मेट और भी मिलेगा हमें, इसका बेनिफिट्स क्या होगा, ये बात आपको समझ में आ गई कि अर्थ जॉइड क्यों होगा, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहां ज्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल कम है, इसलिए। अब इसी से थोड़ा सा ग्रेविटेशन की भी टर्म को समझ लें। कहा जाता है ग्रेविटेशन का इस पे क्या इंपैक्ट होगा, इसी से ग्रेविटेशनल इंपैक्ट को भी हम लोग डिस्कशन कर लें। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव क्या होगा, अब हमने क्या किया, जो अर्थ है हमारा, इस अर्थ पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो ये सेंटर है, यहां तक कितना है, 6400 किलोमीटर एवरेज। कहा जाता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये जो सेंटर है वो चाहता है इसे टुवर्ड्स अपने पार्ट की ओर खींच ले इसे। जब अपने पार्ट की ओर खींच ले तो कहा जाता है कि आपकी जो पोटेंशियल, आपकी जो कैपेसिटी, आपकी जो चाहत है, अफेक्शन है, जब वो पूरा हो जाता है तो फिर आप वॉक करना क्या करते हो, स्टार्ट बंद कर देते हो। जिस क्लास में है, जिस ग्रेड में है आप, जब आप इस सेक्टर को क्रॉस करेंगे, आप वो पूरा कर लिए तो इनफ आपकी कुछ क्या होंगी, जो एबिलिटीज होंगी, आपकी जो आकांक्षाएं होंगी, आपकी जो डिजायर होंगी, वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड हो जाएगा। तो सिमिलरली ये जो हमारा सेंट्रल पार्ट है वो किसी ऑब्जेक्ट को चाह रहा है अपनी ओर खींचे, और इसी खींचने को हमने क्या कहा, वेट कहा। अब जब कोई ऑब्जेक्ट मान लो पूछा जाए आपसे कि किसी अर्थ में होल किया जाए, और होल करने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचा दिया जाए, जैसे मान लो इसी ऑब्जेक्ट को हमने यहीं रख दिया, यदि ऐसे आते हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया होल पे, तो यहां क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुलिंग जीरो हो जाएंगे, ग्रेविटेशनल पुलिंग जीरो। और जब ग्रेविटेशनल पुलिंग जीरो हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पुलिंग इज जीरो, इसका मतलब वेट इज ऑल्सो जीरो। इसी को हमने क्या कहा, वेट, इसीलिए वेट इज इक्वल टू जीरो। तो एट पोल पे जब आएंगे आप तो पूरी तरह ग्रेविटेशनल पुलिंग क्या हो गई, जीरो। यही बात है दूसरे अर्थों में हम लोग चर्चा करें। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम वेट है, जो अर्थ का मैक्सिमम वेट है वो कहां होगा, सरफेस पर। एट सरफेस मैक्सिमम वेट, एट सरफेस मैक्सिमम वेट। इनसाइड आएंगे तब भी वो डिक्रीज होगा,
ऊपर जाएंगे तब भी डिक्रीज होगा। अर्थ का जो वेट है सरफेस पे मैक्सिमम, ऊपर जाएंगे तब भी डिक्रीज, नीचे आएंगे तब भी डिक्रीज, दोनों ही केस में अर्थ का जो वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। एक और आइडिया बताते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इमेजिन करिए अर्थ में एक हमने होल कर दिया, इमेजिन दिस इज अर्थ और हमने एक होल कर दिया, ये सेंट्रल पॉइंट है। कहा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट को हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये इस होल में यदि किसी चीज को गिराएंगे तो क्या होगा, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस कर जाएगा या यहां रुक जाएगा, क्या होगा। सबसे पहले समझो फिर आप आंसर खुद से कर लोगे। कहा जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आएगा तो सबसे ज्यादा क्या है, यही खींच रहा है। कौन खींच रहा है, ये जो सेंट्रल पार्ट है वो अट्रैक्ट कर रहा है इसे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आ जाएगा तो आने के बाद यहां वो फोर्स क्या हो जाएंगे, यहां फोर्स 0, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा 0। और एक इनर्शिया का रूल होता है, आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, एक टर्म होता है इनर्शिया। इनर्शिया दैट मीन कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आप पे काम नहीं करे तब तक आप जैसा रहेंगे वैसा ही होंगे। जब तक कोई स्टिमुलेटर ना हो, स्टिमुलेटर कोई फोर्सिबली कोई काम करने के लिए आपको फोर्स नहीं करे, तब तक आप काम नहीं करेंगे। जैसे अभी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, वाई यू आर, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों आप शिक्षा ले रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, ऐसा इसलिए कि समथिंग, कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलेटर्स हैं जो आपको स्टिमुलेट कर रहे हैं टू डू समथिंग। क्या होगा एक्सटर्नल स्टिमुलेटर, आपको लगता है कि पड़ोसी बगल वाला जो लोग है वो सेलेक्ट हो गए, उनकी नौकरी आ गई, कार बंगलो गाड़ी एटसेट्रा आ गई, आपके पास वो नहीं है। या आपको लगता है सोशल प्रेस्टीज, या आपको लगता है इकोनॉमिक प्रेशर, जितनी भी चीजें हैं, एक सोशल सिक्योरिटी, इन सारी चीजों के चलते स्टिमुलेटर के रूप में आप कोई वर्क करते हो। हमने क्या कहा, जब स्टिमुलेटर नहीं होगा तो जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आ जाएगा तो स्टिमुलेटर तो कोई बचा ही नहीं, कोई इस फोर्स को रोकने वाला, फोर्स 0, अब स्टिमुलेटर कोई नहीं बचा, कोई विरोध कर रहा है। अब ये क्या होगा, जब स्टिमुलेटर नहीं होगा तो जो जैसा है वैसा ही होता रह जाएगा, तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा। लेकिन जैसे ही नीचे आएगा तो ग्रेविटेशनल पुलिंग दोबारा इसकी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही ग्रेविटेशनल पुलिंग दोबारा शुरू हो जाएगी क्या होगा, ये वापस ऊपर चला जाएगा। जैसे ही ग्रेविटेशनल पुलिंग ऊपर चले जाएंगे, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर क्या होगा, फिर स्टिमुलेटर खत्म, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन 0, फिर ये जैसा है वैसा, तो ये ऊपर जाता रहेगा। तो फाइनली ये होगा कि ऐसे ऊपर जाते में नीचे में पर्टिकुलर ये पॉइंट में क्या हो जाएगा, ये ऐसे ऊपर नीचे यहां यहां होता ही रहेगा पेंडुलम की तरह। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको और जब आप पढ़ेंगे तो आगे समझ में आएगा, या नेक्स्ट क्लास में हम लोग कभी इसको भी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इनर्शिया वगैरह क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सो ऑन। अभी आप इसको ऐसे समझिए, जब इसको हमने गिरा दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट में तो यहां आने के बाद फोर्स 0, बट ड्यू टू फोर्स 0 ये जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, नीचे आएगा। लेकिन जैसे ही नीचे आएगा ग्रेविटेशनल पुलिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी, और जब ग्रेविटेशनल पुलिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, ये ऊपर आएगा, और जैसे ही ऊपर आएगा फिर से ग्रेविटेशनल पुलिंग स्टार्ट जो नीचे ले आएगा। तो मतलब क्या होगा कि अगेन एंड अगेन पेंडुलम की तरह ये मूव करता रहेगा। क्यों, ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व। इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं जड़त्व। जड़त्व का क्या मतलब होता है, इनएबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन एंड सिचुएशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु को इनएबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन और सिचुएशन, अपनी सिचुएशन और पोजीशन को बदलने में अक्षम होना, मतलब चाहता नहीं है कोई आदमी बदले जब तक कि कोई फोर्स उस पर नहीं होता है। क्लियर। तो आई होप, हमें लगता है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक छोटा सा टॉपिक था कि अर्थ क्यों फ्लैट है, फ्लैट होने के बाद उसका इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है, दुनिया में कैसे लोकेशंस हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी बन जाएंगे, इसीलिए बर्फ कहाँ बन रहा है ये भी आपको पता चल गया, आइस शीट्स कहाँ बन जाएंगे ये भी पता चल जाएगा कि वर्ल्ड में वेट कहाँ ज्यादा कहीं कम होंगे, इंडिया में कहाँ वेट कम ज्यादा होंगे। और इसी चूंकि हमने एक पॉइंट और भी नोट करवाया, वेट के इंपैक्ट की ही चर्चा कर रहे हैं तो एक पॉइंट और भी नोट करवा दें। हमने क्या कहा, जब आप ऊपर की ओर जा रहे हो तो वेट कम हो रहा है, कहाँ तक आएंगे, तो लगभग 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट जब आप पहुंच जाएंगे तो ये नियरली 0 हो जाएगा। मतलब ये होगा कि इनसाइड जब आप आ रहे हो तो 6400 किलोमीटर पे 0, ऊपर में 3200 किलोमीटर के अप्रॉक्स पहुंचेंगे तो ये वेट हो जाएगा 0 लगभग। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंप्लीट। अगली क्लास में जब हम लोग आएंगे तो ये भी बताएंगे कि मून पे कैसा होता है वेट, मून पे कितना अंतर होता है, सन पे कितना अंतर होता है,
कहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे होगा, इन चीज़ों की चर्चा करवाएंगे। जो भी आपके इश्यूज हों आप आस्क करना। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।